सेकंड पीयू हिंदी विद्यार्थियों के लिए लास्ट मिनट रिवीजन के अंतर्गत आज मैं सूखी डाली एकांकी का सारांश बताना चाहती हूँ। इससे पहले हम एकांकी का अर्थ और एकांकी का उद्देश्य जानते हुए और कैरेक्टर्स के बारे में जानने के बाद सारांश की ओर जरूर बढ़ेंगे। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक। सूखी डाली एकांकी को उपेंद्रनाथ अश्क जी ने लिखा है। अश्क जी सूखी डाली एकांकी के द्वारा संयुक्त परिवारों के प्रयोजनों के बारे में और विशेषताओं के बारे में बताना चाहते हैं। अब हम एकांकी से संबंधित पात्रों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। घर में सबसे बड़ा बुजुर्ग दादाजी है, जिसका नाम मूलराज है। उनके 3 बेटे हैं और बड़ा बेटा पहले विश्व युद्ध में शहीद हो गया था। उसकी पत्नी बड़ी भाभी नाम से एकांकी में है और मंझला बेटा का नाम इस एकांकी में दिया गया है, जिसका नाम कर्मचंद है और उसकी पत्नी मंजली भाभी। और तीसरा बेटा छोटा बेटा और उसकी पत्नी छोटी भाभी है। अगर हम देखें तो कंफ्यूजन किए बिना अच्छी तरह से जान सकते हैं कि पहला जनरेशन में जो भी स्त्रियां आ रही हैं उनको भाभी के नाम से हम पुकार रहे हैं। बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी। और उसके बाद के जो सेकंड जनरेशन को जब हम देखते हैं, बड़ा बेटा शहीद हो गया, उसका एक बेटा था, उसकी भी शादी हो गई है, बहू घर में आई, तो उसका नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ बड़ी बहू नाम से हम जानते हैं। और दूसरा बेटा का एक बेटा है करमचंद का भी, और उसकी पत्नी मंजली बहू है और उनका नाम हमें नहीं मिलता है एकांकी में। और छोटा बेटा छोटी भाभी के लिए तो 2 बच्चे हैं। परेश उनके बेटे का नाम है, इंदु एक बेटी है। परेश का विवाह एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेला के साथ होती है और बहू बेला को हम छोटी बहू के नाम से भी एकांकी में पढ़ते हैं। ये सब तो परिवार लोगों का परिचय हो गया। और अब घर में एक नौकरानी है रजवा और उसकी भी बहू है पारो। और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं भाशी, मल्लू और जगदीश, जो मूलराज के परपोते हैं। उनके घर के पड़ोस में रहने वाले 2 व्यक्तियों का नाम हमें एकांकी में मिलता है, वह है बंसीलाल और मालवी। फर्स्ट जनरेशन में आए हुए स्त्रियों का नाम भाभी भाभी नाम से आता है, तो सेकंड जनरेशन में आए हुए जो बहुओं का नाम बड़ी बहू, मंजली बहू, छोटी बहू के रूप में आप याद कर सकते हैं। तो अब हम सारांश देखने की कोशिश करेंगे। घर में सबसे छोटा परेश पढ़ लिख कर तहसीलदार बन जाता है, तो पूरे घर वालों के लिए और गांव वालों के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और घर में सबसे छोटी बेटी इंदु भी घर में पढ़ी लिखी लड़की थी। वो ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी, फिर भी बाकी स्त्रियों की तुलना में वो तो कुछ तो पढ़ी लिखी लड़की थी। जब तक परेश का विवाह बेला के साथ नहीं होता, तब तक सिर्फ घर में इंदु मात्र पढ़ी लिखी लड़की थी। जब परेश का विवाह ग्रेजुएट बेला के साथ होता है, तो पहली बार घर में सबसे अधिक विद्यावान स्त्री के रूप में बेला छोटी बहू के रूप में प्रवेश करती है। तो यहाँ से हम कहानी को आगे ले जा सकते हैं। तो अब पहली बार पढ़ी लिखी और एक सुसंस्कृत घर से आई हुई बेला के आने के बाद घर का वातावरण कुछ बदल जाता है। मिश्रानी रजवा घर में 10 सालों से अधिक काम कर रही थी। उसे पहली बार बेला ने अपना कमरा साफ ना करने के लिए कहती है। इस बात को लेकर रजवा जोर से रोना शुरू करती है और वहां आकर इंदु उससे कारण पूछती है, तो रजवा बताती है कि छोटी बहू ने उसे काम से हटा दिया है। इस बात को इंदु भी बड़ा चढ़ाकर अपनी माँ से कहना शुरू करती है कि अपनी भाभी के प्रति उसके दिल में ऐसे ही जलन था, क्योंकि वो उससे अधिक पढ़ी लिखी थी। इंदु बेला के पास जाकर पूछती है क्यों उसने रजवा को काम से हटा दिया। तब बेला कहती है, सिर्फ घर में झाड़ू पोछा करने से नहीं चलता है, घर को कुछ सजाना श्रृंगार करना भी आवश्यक होती है, और यह गवारन रजवा ये सब बिल्कुल नहीं जानती है। तब रजवा जाकर छोटी भाभी से भी शिकायत करती है, मैं 10 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे अब तक कोई काम से नहीं निकाला है, मुझे पहली बार बेला ने काम से निकाल दिया है। और इंदु से बेला अपनी मायके के बारे में, अपनी मायके में रहने वाले नौकरों के बारे में भी वो बड़ा चढ़ा कर कहती है। नौकरों से काम लेने के लिए तमीज भी होनी चाहिए।
और रजवा इतनी जोर से रोने लगी कि वहाँ मंजली भाभी बड़ी भाभी भी आकर देखने लगी कि क्या हो रहा है। जो इतने में मंजली बहू वहाँ प्रवेश करती है। मंजली बहू को हंसी मजाक बहुत पसंद है। हमेशा वह किसी न किसी विषय को लेकर या व्यक्ति को लेकर मजाक करती रहती है, हंसती रहती है। और अब भी एक ऐसी ही एक विचार के साथ वहाँ आ जाती है और कहने लगती है कि बेला और परेश के बीच में झगड़ा हो रहा था। मैं वहीं से आ रही थी, वे दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे। बेला और परेश के कमरे में जिस फर्नीचर को दादाजी ने डलवाया था, उस फर्नीचर को बेला ने अपने कमरे से बाहर डाल दिया है और वह उस पुराने सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में रखना नहीं चाहती है। और वे दोनों अंग्रेजी में झगड़ा कर रहे हैं, कहते हुए हा 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 ही कहते हुए हंसना शुरू करती है। और वह कहती है, शायद कार्यालय में परेश तहसीलदार हो सकता है, घर में बेला के सामने वो अपराधी के जैसा खड़ा था। ऐसे उन दोनों की बातों को कहते हुए मंजली बहू हंसने लगती है। और घर में बाकी स्त्रियों के मन में एक ऐसी भावना होती है कि बेला बहुत पढ़ी लिखी है और से थोड़ा बहुत वे दूरी भी बनाना शुरू कर देते हैं। अब हम घर के सबसे बड़ा बुजुर्ग दादाजी मूलराज के बारे में बात करेंगे। वे सबसे बड़े हैं और अपने परिवार के सब सदस्यों से बहुत प्यार करते हैं। उनके अनुसार परिवार एक बरगद पेड़ का समान होता है। जिस प्रकार बरगद के पेड़ के अनेक डालियां एक ही पेड़ से पानी लेकर फलते हैं फूलते हैं, ठीक वैसे ही हर एक परिवार का सदस्य घर से जुड़कर रहना वे पसंद करते हैं। कोई भी सदस्य घर से दूर जाना या बाहर जाना, अलग परिवार रखना वे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। संयुक्त परिवार की भावना को वे बहुत ही चाहते थे। दादाजी आंगन में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसी समय में घर में जो मंजला बेटा करमचंद है, उनके पास आ जाता है। दादाजी, अब तक इस परिवार को आप बरगद के पेड़ के समान सोच रहे थे, मगर अब एक डाली इस पेड़ से दूर होना चाहती है और अलग परिवार बसाना चाहती है। वह परेश और बेला के बारे में कहना चाहता है। परेश और बेला के विवाह के संदर्भ में करमचंद ने एक रजाई के अबरे और मलमल के थान उपहार के रूप में दिया था, जबकि बेला उनको छुआ तक नहीं, ऊपर से उनको वो तिरस्कार करती है। इस प्रकार से बेला का व्यवहार से घर के सब लोग असंतुष्ट है। बात बात पर अपने मायके की प्रशंसा करना भी इन लोगों को थोड़ा दुख का कारण बन जाता है। करमचंद यह बात बताने के बाद दादाजी कहते हैं कि जरा परेश को मेरे पास भेज दो, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। करमचंद चला जाता है। परेश दादाजी के पास आ जाता है। परेश से दादाजी बेला के बारे में पूछते हैं तो परेश कहता है, बेला को इस घर में कोई सम्मान नहीं देता है, इस परिवार का सदस्य नहीं मानता है, सब लोग उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, इस कारण वह इस घर में रहना नहीं चाहते। हम दोनों अलग परिवार बसाना चाहते हैं और बाग वाले मकान अगर आप दे तो हम दोनों वहां रहना चाहेंगे। तो परेश के यह बात सुनने के बाद दादाजी कहते हैं, घर का किसी भी सदस्य को अलग होना मैं नहीं चाहता हूँ। आज से बेला को इस घर में उचित स्थान मिलेगा। और दादाजी परेश से कहता है, बेला बहुत सुसंस्कृत घर से आई है, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है और उसकी मन की इच्छा के अनुसार जो फर्नीचर वह चाहती है, ऐसे ही फर्नीचर को उसे बाजार ले जाकर खरीद कर आना। और आज से घर में बेला को सब लोग सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। ऐसा कहकर परेश को दादाजी भेज देता है। और इसके बाद दादाजी रजवा को बुलाते हैं और बेला के अलावा घर के सारे सदस्यों को आने के लिए कहता है। अब दादाजी परिवार के सभी सदस्यों के साथ बेला के बारे में बात करना चाहते थे। दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बैठे थे। सब परिवार के सदस्य उनके सामने आकर बैठ जाते हैं। तब दादाजी कहते हैं, बेला एक सुसंस्कृत घर से आई है और एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है। सिर्फ उम्र के साथ किसी भी व्यक्ति को आदर सम्मान देने की बात नहीं है। बेला तो बहुत पढ़ी लिखी है, उसकी बुद्धि और योग्यता के कारण हम सब उसको आदर सम्मान करना है और आज से उसे ज्यादा अधिक पढ़ने लिखने के लिए समय देना चाहिए।
घर का काम आप सब लोग आपस में बांट लीजिए और समय समय पर आप भी उसके साथ जाकर अच्छे अच्छे विचारों को सुन लीजिए और उससे मशवरा यानी सलाह लीजिए। और कभी भी कोई बेला को इस घर में निरादर दृष्टि से ना देखे, ना उसकी हंसी उड़ाए। इस प्रकार से कुछ ऐसी सूचनाएं दादाजी सब लोगों को देते हैं। इंदु और मंजली बहू के अलावा सब लोगों को जाने के लिए दादाजी कहते हैं और उन दोनों को प्रत्येक सूचनाएं वे देना चाहते हैं। मंजली बहू को हंसी मजाक बेला के सामने ना करने के लिए कहते हैं और इंदु को भी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते हैं। दादाजी सब लोगों को समझाने के बाद घर में बेला के प्रति व्यवहार संपूर्ण बदल जाती है। हर एक घर के सदस्य बेला के साथ हंसते हुए सम्मान पूर्वक बात करना शुरू करते हैं। जब छोटी भाभी बेला के कमरे के पास से जा रही है तब भी बेला उठ जाती है तो तुरंत छोटी भाभी उसे कुर्सी पर बैठने के लिए और पढ़ने लिखने के लिए कहती है कि सब लोग उससे बहुत ही प्यार से बातें करना शुरू कर देते हैं। बेला को घर के सदस्यों में आया हुआ यह परिवर्तन बहुत ही नया सा लगने लगता है कि वह परेश के पास जाकर कहने लगती है कि आपके घर के सदस्य मुझे बहुत ही आदर सम्मान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैं घर का सदस्य नहीं हूँ। घर के सब सदस्य मुझसे तो आजकल बहुत ही प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, मगर वे स्नेह पूर्वक हंसते नहीं, बल्कि वे लोग मुझे देखकर डरने जैसा लगता है। जिस प्रकार मुर्गी के बच्चे बाज से डरते हैं, ठीक वैसे ही वे सब लोग मुझे देखकर डरने लगते हैं। मुझे ऐसा लगने लगता है कि मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया जैसा मैं महसूस करती हूँ। मैं अपने मायके जाना पसंद करती हूँ। परेश को भी बेला की मानसिक स्थिति को लेकर चिंता होने लगी। परेश कहता है कि आज तक तुम कह रही थी कि कोई घर का सदस्य तुम्हें सम्मान नहीं देता है, आज सब लोग तुमसे प्रेम से बात कर रहे हैं तो ये भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहते हुए वह कमरे से बाहर चला जाता है। इंदु कपड़े धोने के लिए बाल्टी लेकर बेला के कमरे में आती है और बेला के पास कुछ धोने वाली कपड़े हो तो देने के लिए कहती है। तब बेला इंदु से कहती है, तुम मुझसे पहले भाभी कहकर पुकारती थी, आजकल तुम मुझे क्यों भाभी जी कहकर पुकार रही हो? और घर के सब सदस्यों में आया हुआ यह परिवर्तन का कारण क्या है? तब इंदु बेला से सब बात बता देती है। दादाजी ने सब लोगों को आपका सम्मान करने के लिए कहा है क्योंकि आप बहुत पढ़ी लिखी है और आपको कोई भी काम ना देने के लिए और ज्यादा पढ़ने लिखने के लिए समय देने के लिए दादाजी कहा है। यह बात सुनने के बाद बेला को संपूर्ण चित्र पता चल जाता है और बेला दादाजी के पास जाकर कहती है कि आप तो परिवार के सदस्यों को बरगद के पेड़ की डालियों से तुलना करते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि पेड़ की एक डाली पेड़ से लगकर ही सही सूख जाए? तो आप मुझे भी परिवार का सदस्य ना समझकर मुझे परिवार से दूर कर रहे हैं। यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर रहने का मन करता है। इस प्रकार से बेला सब परिवार के सदस्यों से मिलजुल कर रहना चाहती, मगर इस कहानी के अंतर्गत एक बीच में और एक छोटी कहानी को अश्क जी मिलाते हैं। मंजली बहू हंसते हुए उनके पड़ोस में रहने वाले मालवी के बारे में इंदु से कह रही थी कि उनके पड़ोस में बंसीलाल रहता था और उसका भाई मर चुका था। उसकी भाभी का नाम मालवी था। बंसीलाल अपनी पत्नी के लिए रसोई घर के ऊपर एक छत का निर्माण करवाता है और अभी अभी छत का निर्माण करवाकर बंसीलाल बाहर गया था। मगर मालवी को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि वह फावड़ा लेकर पूरे छत को वो गिरा देती है। यह देखकर बंसीलाल का लड़का बहुत ही गुस्से में बाजार में खड़े होकर खम टूंकने लगता है कि वो अपने ताई यानी मालवी को मारने के बारे में बातें कर रहा। मालवी भी कुछ कम नहीं रही, वह भी बंसीलाल के बेटे को ताना मारते हुए कुछ झगड़ा करने लगे। इस प्रकार से पड़ोस में घटी एक झगड़े को लेकर मंजली बहू हंसी मजाक करते हुए बाकी स्त्रियों के साथ जब कह रही थी तब बेला वहां आती है। तब सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उन सब लोगों से दादाजी ने कहा था कि बेला के सामने हंसी मजाक नहीं करना है, मगर बेला को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता था।
तो अब हमें संपूर्ण कहानी पता चल गया है। तो मैं सोचती हूँ इस सारांश के द्वारा आप 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स भी आसानी से लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस।